ड्रामा के स्टार्ट में हम वही छाव को देखते हैं जो पेड़ पर बैठकर आराम कर रही होती है। तभी वहां पर उसकी प्यारी चिड़िया अम्मी आती है, कहती है पता है तुमसे मैजेस्टी ने झूठ बोला है, वो कह रहे हैं कि वो प्रिंसेस से शादी करेंगे और तुम्हें नौकरानी बनाएंगे। इधर हम प्रिंसेस को और मैजेस्टी को देखते हैं जो साथ में बैठे हुए होते हैं। प्रिंसेस कहती है कि तुम्हारा उस स्लेव गर्ल के बारे में क्या कहना है, सच में तुम उसे अपनी कंकुबाइन बनाओगे? मैजेस्टी कहते हैं नहीं, उसके साथ मैं बस ट्रिक खेल रहा हूँ, जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना मैं उसे वो हर काम कराऊंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन मुझे ना उस वेजहाउस से बड़ी नफरत होती है। कहते हैं मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ तो तुम्हें किस बात की नफरत है? 3 दिनों बाद उसे अपनी पोजीशन पता चल जाएगी, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो हर चीज देने की कोशिश करूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। वो देख रही होती है, कहती है मैं चाहती हूँ कि वो मुझे सर्व करे, वो मेरी नौकरानी बने। कहते हैं ठीक है ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर अम्मी को बहुत गुस्सा आता है ना, वो उसके ऊपर पॉटी कर देती है और वहां से चली जाती है। खूब तेज प्रिंसेस चिल्लाती है। इधर अम्मी को जैसे ही पता चलता है कि मैजेस्टी ना उसके साथ बस धोखा कर रहे हैं, उसे बहुत बुरा लगता है। अम्मी कहती है कि उसकी बातों में मत आना, भाग जाओ यहाँ से। तभी पता चलता है कि प्रिंसेस आ रही है। प्रिंसेस जैसे ही वहां पर वेईझा को देखती है, कहती है तुम ही हो क्या जो यहाँ पर बीस्ट बनी हुई हो? कहती है नील डाउन होने में इतनी देर क्यों लगी? तो उसका गाल पकड़ लेती है। जैसे ही वो चिड़िया को देखती है, प्रिंसेस कहती है तुम्हारी चिड़िया है? कहती है कि वो मेरी दोस्त है, मैं उससे बात कर रही थी। बहुत तेज से गुस्सा आता है प्रिंसेस को कि इस चिड़िया को मेरे हवाले कर दो और मैं इसे ऐसी बुरी मौत मारूंगी ना कि ये जिंदगी भर पछताएगी। माफ करिएगा, अगर आपको पनिशमेंट देनी है ना तो मुझे दे दीजिए, प्लीज अम्मी को परेशान मत करिए। दासी से कहती हैं जाओ अम्मी को पकड़ कर लाओ। वो भाग जाती है ऊपर, कहती भाग जाओ यहाँ से। लेकिन प्रिंसेस तुरंत ही वही झाव को नीचे गिरा देती है। अम्मी कहती है इतनी हिम्मत की मेरी वही झाव को तुमने परेशान करने की कोशिश की। वो जो दासी को ही परेशान करने लगती, कहती है अम्मी ऐसा मत करो, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे, अम्मी ऐसा मत करो। लेकिन अब यहाँ पर अम्मी को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो प्रिंसेस को भी मारने लगती है। तभी मैजेस्टी आ जाते हैं, कहते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है, कोई मुझे बताएगा? अब अम्मी को इशारा करती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन वो तब भी नहीं भागती। फिर प्रिंसेस कहती है देखो ना मैजिस्ट्रेट ने मेरा क्या हाल किया है, अपनी चिड़िया से कह मुझे काटने के लिए आ गई। कहती है नहीं नहीं, चिड़िया लोग तो बहुत अच्छी होती है, पहले परेशान करने की कोशिश की थी। प्रिंसेस कहती है तुमने उसे ट्रेन किया है ना कि वो लोगों को हर्ट करे, लोगों को परेशान करे। आप प्लीज इसे कहिए कि चिड़िया को मेरे हवाले कर, इसको भी पनिशमेंट दीजिए। कहते वही जाओ, चलो अम्मी से कहो कि प्रिंसेस के पास आ जाए। नहीं नहीं प्लीज उसे माफ कर दीजिए। लेकिन प्रिंसेस थी कि मानने को तैयार नहीं थी। वो कह रही थी कि वो अपने हाथों से अम्मी का गला तोड़ेंगी। वो बेचारी जाती है और अम्मी को अपने हाथ में उठा लेती है। प्रिंसेस तो बहुत खुश होती है, लेकिन वो अम्मी को उड़ा देती है। मैजेस्टी कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस चिड़िया को ऊपर उड़ाने की? अब उसे 30 स्ट्रोक मारे जा रहे होते हैं। वो याद करती है कि कैसे क्राउन प्रिंस ने खुद उसे मारने का आदेश दिया। कहती है कि मैं जब 17 साल की थी तब मेरे फादर को पता चल गया कि मैं जानवरों से बात कर सकती हूँ। उन्हें लगा कि मैं कोई चुड़ैल या डायन हो, तो उन्होंने मुझे बोरथल में बेचने का फैसला लिया। लेकिन उसी दिन मैं घर छोड़कर भाग गई। से भागने लगी तो मुझे एक कैट मिली जो बहुत भूखी थी। खाना तो मेरे पास भी नहीं था, लेकिन मैंने उसे खाने के लिए दिया। कैट कहती चलो मेरे साथ चलो। कहती कहाँ चलना है? कहती तुम काम कर सकती हो ना, यहाँ पर एक हॉर्स है जो बहुत बुरा बिहेव कर रहा है और तुम्हें उसको संभालना है। अगर तुमने उसको संभाल लिया ना तो मैजेस्टी अपने यहाँ पर काम दे देंगे। कहती ठीक है फिर चलो मुझे लेकर। 2 सैनिक बाहर खड़े होते हैं, कहते यहाँ पर क्या करने आए हो? निकलो यहाँ से। कहती है कि वो आपके पास घोड़ा है ना, वो बिल्कुल भी आपका कहना नहीं मान रहा है, मैं उसे सही कर सकती हूँ। सैनिक अभी भी थोड़ा डाउट में होते हैं। कहते हैं तुम जानवरों से बात कर सकती हो? कहती हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ। कहते हैं इस कैट को बोलो तुम कुछ करने के लिए, तो मैं देखूं। कैट से कहती है चलो घूम जाओ। वो घूम जाती है। कहती है चलो फिर से घूम जाओ, रोल करो। वो रोल करने लगती है। अब यहाँ पर सैनिकों को यकीन हो जाता है। कहती है जल्दी चलो जल्दी चलो। अभी वहां पर याद करती है कि 3 साल हो गए, 3 साल से बस मैं लगातार यहाँ पर मैजेस्टी के लिए काम कर रही हूँ। तभी वहाँ पर कैट फिर से आ जाती है। कहती है अरे तुम यहाँ पर इतने सालों बाद? कहती है तुम्हारे लिए हर्ब लेकर आई हूँ, मेरे मास्टर अब यहीं पर रहने लगे हैं ना तो मैं यहाँ पर आ गई। कहती है लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि मैं एक जगह ऐसी जगह पर हूँ? कहती है तुम्हारी महक ही ऐसी है ना कि मैं सूंघ कर आ गई। वैसे भी मेरी नाक इतनी तेज है, चलो मेडिसिन अप्लाई कर लो वरना बहुत दर्द होगा। कहती थैंक यू सो मच। कहती ये बताओ तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है, खुश नहीं हो क्या तुम? कहती है पता नहीं मैं खुश हूँ कि नहीं खुश हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ठीक है मैं तुम्हारा इंतजाम कर दूंगी। कहती है अरे तुम अपना नाम तो बता दो। कहती है मेरा नाम फेलिन है, तुमने कोई और नाम क्यों नहीं रखा? कहती है मुझे ना यही नाम पसंद। तुम्हारा क्या नाम है? कहती है मेरा नाम वही जाओ। तुम काफी मोटी भी लग रही हो। कहती है हाँ क्योंकि मेरे मास्टर इतने अच्छे हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भी लेकर आऊंगी। उसके दर्द हो रहा होता है
वो पेपर पढ़ती है जहाँ पर उसे पता था कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो था वो पूरा होने वाला है। मैजेस्टी के पास उसे ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। वो फिर से याद करती है पुराने टाइम को कि जब मैजेस्टी से वो पहली बार मिली तो मैजेस्टी को यकीन नहीं हो रहा था। जो घोड़ा उसका बिल्कुल भी कहना नहीं मानता, इसका कहना कैसे मान सकता है? कहती है, क्या हुआ है? तुम नाराज़ हो क्या किसी बात से? घोड़ा बोलता है कि देखो, ये मुझे बहुत परेशान करता है, मैं इसके साथ तो बिल्कुल भी राइड नहीं करने वाला हूँ। कहती है, हाथ जोड़ती हूँ, बस एक बार मान जाओ ना। कहता है, ठीक है, लास्ट टाइम मान रहा हूँ, इसके बाद नहीं मानूंगा। मैजेस्टी बैठ जाते हैं। कहते हैं, आखिर तुमने इससे कहा क्या? कहती, माफी मांगी। कहते हैं, किस तरह की माफी? कहती, यही कि तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा। मैजेस्टी उसको अपने पास खींच लेते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। कहते हैं, 3 काम तो मेरे लिए करने ही हैं। एक तो तुम यहाँ पर सब जानवरों को संभालोगी, दूसरा मैं तुम्हें अपनी कंकुबाइन बनाऊंगा, तीसरा मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। 3 साल होने वाले हैं, ना तो आपने मुझे कंकुबाइन बनाया और ना ही मुझे किसी तरह की खुशी दी है। बस आपने मुझे पैसे दिए हैं हर मंथ के, वही मैंने इकट्ठा करके रखे हैं, बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मैजेस्टी आ जाते हैं तो यहाँ पर वेज को क्या लग रहा था ना कि ये फेलिन आई है। कहती, फेलिन तुम? तब मैजेस्टी कहते हैं, तुम्हें चोट लगी है, उठने की जरूरत नहीं है। वैसे ये फेलिन कौन है? कहती है, वो कैट है, वो मुझसे मिली थी ना। पर मैजेस्टी कहते हैं, मुझे पता है कहीं मार पड़ी है, इस वजह से तुम काफी ज्यादा उदास हो। कहती है, नहीं, मैं उदास नहीं हूँ, वैसे भी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म होने वाला है तो मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। कहते हैं कि नहीं, तुम मेरी कॉन्कुबाइन बनोगी और तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी 2 दिन बाद जैसे मैं प्रिंसेस से शादी करूँगा तो नेक्स्ट मैं तुमसे ही शादी करूँगा। ये याद रखो कि तुम्हें कहीं भी नहीं जाना है। मन में सोच रही होती है कि वो तो मुझे पता ही है कि कैसे आप मुझे फँसाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ना कोई खुशी दी है और ना ही कोई प्यार, बस आप मुझे उस प्रिंसेस की नौकरानी बनाना चाहते हैं। कहते हैं कि अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी ही तुमसे मिलने आऊँगा, अभी मेरे पास कोई इम्पोर्टेंट काम है। वहाँ से वो चले जाते हैं। कहती है कि सेरेमनी के टाइम में मेरे पास अच्छा मौका होगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। वो कॉन्ट्रैक्ट जला देती है। अभी चुपचाप खड़ी होती है, सोच रही होती है कि मुझे भूख भी लगी है और लेकिन यहाँ पर खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा है। तभी फेलिन आ जाती है। कहती है कि अरे तुम यहाँ पर और ऐसे क्यों घूम रहे हो? तब यहाँ पर फेलिन बोलती है, मेरे मास्टर तुमसे मिलने आए हैं, मैं उन्हें लेकर आई हूँ। जनरल आ जाते हैं। जनरल को पहली ही नजर में जैसे ही वेई झाओ देखती है ना तो उससे प्यार हो जाता है। और सामने से जनरल भी आ रहे होते हैं। और हो कौन तुम? कहती है कि मैं वो आपकी कैट है ना, उसकी मैंने ही देखभाल की थी। माफ करना मिस, वो क्या हुआ ना कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया और उन दिनों तुमने मेरी कैट का बहुत ध्यान रखा, उसके लिए आपका शुक्रिया। तुम्हें मुझसे कोई काम है या कोई काम करवाना चाहती हो, फ्यूचर में जब भी मदद पड़े तो मुझे जरूर बताना। नीचे कैट बैठी होती है। कहती है, इन लोगों को देखती हूँ ना तो अजीब सा ही लगता है, ये ह्यूमन लोग भी ना पता नहीं कैसे बात करते हैं, ये नहीं कि डायरेक्ट हेल्प मांग ले। कहती है कि वो क्या है, मुझे यहाँ से निकलना है। कहते, क्यों? ये जगह तो तुम्हारे लिए परफेक्ट है ना, तुम तो यहाँ पर काम करती हो। कहती, अब परफेक्ट नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है और इस जगह पर मैं रुक भी नहीं सकती। कहती, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए सिटी से बाहर निकलने के लिए पेपर बनवा दूंगा। कैट कहती है, थैंक यू सो मच। कहते हैं, ये क्या कह रही है? तब इस पर वेजाओ बोलती, कुछ भी नहीं कह रही है, आपकी कैट है ही इतनी प्यारी। अभी हम देखते हैं कि शादी की तैयारी हो रही होती है, वो अपना सामान पैक करके वहां से निकलने वाली होती है। सारी बर्ड आपस में बात कर रही होती है कि इतनी बड़ी शादी है और खाने के लिए कुछ भी नहीं, हम लोग यहाँ पर आए हैं ब्लेसिंग करने, लेकिन ब्लेसिंग कैसे दे, खाली पेट? तो वेजाओ उन सबको खाना देती है। कहती है, अरे तुम तो बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। अब वहां पर कैट आ जाती है। कहती है कि चले हम लोग फिलहाल? कहती, हाँ चलो। उसको पेपर भी मिल जाता है। कहती, थैंक यू सो मच। कहते, थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये पेपर खा मत लेना, चलो जल्द से जल्द वरना निकल नहीं पाओगे। जैसे ही निकलने चलती तब तक मैजेस्टी आ जाती है और कैट तुरंत छिप जाती है। कहते हैं, क्या हुआ, किससे बात कर रही थी? कहती है कि वो मैं एनिमल से बातें कर रही थी। तो मैजेस्टी कहते हैं, और ये हाथ में क्या है? क्या बेचाओ? कहती है, ये कुछ सामान है जानवरों को देने के लिए। कहते हैं, ठीक है, तैयार रहना क्योंकि नेक्स्ट मैं तुम्हारे पास भी विजिट करूंगा। फिलहाल कहती है, निकलो यहाँ से जल्द से जल्द। वो देख रही होती है कि बाहर भीड़ लगी है, साउथ और नॉर्थ गेट पर तो बहुत ज्यादा पहरा होता है, तो उसे चुपके से नॉर्थ गेट से निकलना पड़ेगा। कहती है, ठीक है। तब यहाँ पर तीनों चिड़िया फिर बैठी होती है कि ठंड का टाइम आ गया है और अभी देखो हम लोगों को खाना मिले या ना मिले। कहती, चिंता मत करो, अम्मी मिले तुम लोगों को तो बता देना कि मैं यहाँ से जा चुकी हूँ और बहुत अच्छी हूँ, मेरे पीछे पीछे वो भी आ जाएगी। बेजाओ कहती है, पता है जब मैंने एंटर किया था तब भी तुम मिली थी, अब मैं जा रही हूँ तब भी तुम यहाँ पर हो, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। कहती है, ठीक है जाओ, मुझे अनकंफर्टेबल महसूस मत करो, मुझे रोना आ रहा है। वो अपना पेपर दिखाती है और वहां से जाने के लिए तैयार हो जाती है। कहती है कि इतने दिनों यहाँ पर रही ना, वही मेरे लिए बहुत है। मैजेस्टी जा रहे होते प्रिंसेस को लेकर, लेकिन घोड़ा बहुत तेज से बहकने लगता है। कहते हैं, अब इसे पता नहीं क्या हुआ है।
पीछे से प्रिंसेस निकल कर आती हैं, कहती हैं कि चलिए ना, मैं जिस गुस्सा क्यों कर रहे हैं। कहते हैं कि पता नहीं आज इस घोड़े को क्या हो गया, अपना पूरा का पूरा नेचर ही बदल लिया है इसने। वही झाओ को बोलो वो यहाँ पर आए और इस घोड़े को संभाले। कहते हैं लेकिन अभी तक वो यहाँ पर क्यों नहीं, आज इतना बड़ा दिन है, उसने तो आपके लिए सब कुछ प्रिपेयर करके रखा होगा। कहते हैं हाँ बिल्कुल प्रिपेयर करके रखा होगा, आखिर मैं उसका मास्टर हूँ और इन फ्यूचर उसका हस्बैंड भी होने वाला हूँ। कहते हैं कि वही झाओ दरवाजा खोलो, लेकिन वही झाओ आती ही नहीं है। तो दासी कहती है कि ये कितनी बदतमीज है, फिर यहाँ पर आ क्यों नहीं रही, उसे आना तो चाहिए ना। मैजिस्ट्रेट होते से चिल्लाते वही जाओ दरवाजा खोलो, लेकिन अंदर कोई भी नहीं होता। कहते कहाँ गई वे जाओ। दासी बताते हैं कि वे जाओ यहाँ से चली गई। कहते कहाँ गई, उसे ढूंढ कर लाओ अभी के अभी। सब लोग उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं, लेकिन अभी मैजिस्ट्रेट को याद आता है एक एक वही जाओ की बातें की उसने कहा था कि वो ये जगह छोड़कर चली जाएगी क्योंकि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने वाला है। और वो जो बैग लेकर जा रही थी वो भागने का प्लान कर चुकी थी और रास्ते में जो घोड़ा बहका था वहां पर वही छाव थी, इसी वजह से ऐसा हुआ। प्रिंसेस कहती क्या हुआ मैजेस्टी, क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं, आखिर जैसा लग रहा है कि आपने कुछ खो दिया। कहते वही छाव चली गई, मेरा गेस सही था कि वो ये जगह छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन जिस तरह से वो मेरे घोड़े और मेरे घर को संभालती थी, आखिर मैं उसे कैसे जाने दे सकता हूँ। अब इस जगह को कौन संभालेगा, उसकी हंसी मैं अब कभी भी नहीं देख पाऊंगा। इस बात से प्रिंसेस को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो सारी ड्रिंक उठाकर नीचे फेंक देती है। कहती है कि आप भला किस तरह के इंसान हैं, आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। मैजेस्टी कहते हो तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है। कहती है कि वो चली गई है तो क्या मर जाएंगे क्या हम सब लोग, आप इतना ज्यादा क्यों उदास हो रहे हैं। कहते हैं कि वो चली गई है क्योंकि मुझे उदासी हो रही है तो हो रही है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे छोड़कर चली जाएगी, मैंने तो बस उसे हल्के में लिया था। कहती है मैजेस्टी मेरी बात सुनिए, आखिर मेरे दिल को भी तो समझिए, मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। कहते हैं लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, जाओ यहाँ से। कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, याद रखो कि जब तक तुम मुझे लेने नहीं आओगे ना मैं तब तक नहीं आऊंगी, तुम्हें लेने आना ही पड़ेगा। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है या नहीं है, और उस लड़की को तो मैं जिंदा मार दूंगी जब भी मुझे मिलेगी, आपने मुझे बहुत निराश किया है। कहते हैं उसे रोक के रखो, वहां से ना निकलने पाए। प्रिंसेस को वहां पर कैद कर लिया जाता है। अभी हम देखते हैं कि इधर वही जो आ चुकी होती है एक गाँव, जिसे जनरल ने बताया होता है। कहती वाह ये तो बहुत ही अच्छा गांव है, मतलब मैं तो यहाँ पर रह सकती हूँ और घर भी खरीद सकती हूँ। तभी डॉग आ जाता है, उसके ऊपर बहुत ऐसे भौंकने लगता है। कहती क्या हुआ, इतना क्यों डर रहे हो, तुम्हें किसी ने परेशान किया है क्या। तब एक छोटा बच्चा आता है, कहता है मिस आप कुत्तों से बात कर सकती हैं क्या। कहती हाँ, ये देखो इसके अंदर टेम्पर बहुत है लेकिन ये तुम लोगों को बहुत लाइक करता है, हाँ बस स्ट्रेंजर पर भौंकता है क्योंकि इसका तो नेचर है। कहता है मुझे माफ कर दे डॉग कि मैंने तुम्हें गलत समझा। यहाँ पर वेझो कहती है कि हाँ यहाँ पर रहने के लिए जगह मिलेगी और तुम्हारी गांव की मुखिया कहाँ है। कहती ठीक है लेकर चलता हूँ। गांव की मुखिया कहती है कि तुम्हारा हुलिया देखकर तो नहीं लगता है कि तुम यहाँ पर रह पाओगे। कहती है मैं रह लूंगी, मुझे यहीं पर रहना है। मुखिया पूछती है कि आई कहाँ से हो। यदि आपको पैसों से ज़रूरत होनी चाहिए, मैं आपको पैसे दे रही हूँ, आप मुझे जगह दीजिए। कहती ठीक है ठीक है, पैसे दो मैं तुम्हें जगह दे दूंगी। और उसे वो घर के पेपर देती है, साथ में ज़मीन के भी पेपर। अब वो खुश हो जाती है कि फाइनली उसे उसकी रहने की जगह और खेत मिल चुका है। अब वहाँ पर वो खेती करेगी और अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिएगी। वो रास्ते से जा रही होती तभी देखती है कि वहाँ पर एक बेफलो होता है जिसे लोग मारने के प्लान में थे कि इसे मार देंगे, और वैसे भी ये किसी काम का नहीं है, बुढ़ा हो चुका है, खेत में भी काम नहीं कर सकता है। लेकिन वही जो मन में सोती है कि बेचारा बुढ़ा हुआ तो क्या हुआ, यूजलेस तो नहीं है, इसे ये लोग मार कर खा जाएंगे, इससे बढ़िया तो कि मैं इसे खरीद लूं। जैसे ही मारने चलते कहती रुक जाओ एक मिनट, इसे तुम लोग मार नहीं सकते हो। कहते क्यों लिटिल गर्ल, इसे खरीदना चाहती हो क्या, पैसे हैं तुम्हारे पास, स्टूपिड हो क्या, ये हम लोगों के लिए खाना है, हम लोग इसे थोड़े थोड़े पैसों में खरीद लेंगे। कहती है कितना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए ना, ले लो। लोगों को यकीन नहीं होता है कि इस लड़की के पास इतना पैसा है, और वहां पर तुरंत ही मालिक कहता है ले जाओ इस बुढ़े बफेलो की मेरे पास कोई ज़रूरत नहीं है। सारे गांव वाले कहते हैं कि इसे ले जाकर इसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया क्योंकि ये किसी काम का नहीं है और के तकलीफ ही देगा। तब वो कहती है कि मैंने तुम्हें बचा लिया है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम अब अकेले हो। गांव वाले आते हैं, कहते हैं कि मिस बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि बफेलो बहुत बुढ़ा हो चुका है और कुछ काम भी नहीं करेगा। लेकिन तभी बफेलो बोलता है कि चिंता मत करो मिस, मेरे अंदर आज भी जान है, बस मैं इन लोगों के सामने कोई भी काम नहीं करना चाहता था क्योंकि ये लोग मुझे बहुत मारते थे, और वो काम करना स्टार्ट कर देता है। गांव वाले देखकर हैरान रह जाते हैं।
कि क्या इसने कोई नशा-वशा पिला दिया है क्या? जो ये दिन-रात काम करने लगा है। वो हँस रही होती है, कहती तुमने बहुत अच्छा काम किया। सब लोग कहते हैं कि तुम तो कमाल हो, सच में कमाल हो। लेकिन तभी मुखिया का लड़का होता है ना, वो हमेशा बस जो भी पसंद आता था उसे उठा ले जाता था और लोगों का अनाज भी छीन लेता था, पैसे छीन लेता था। तो सब गाँव वाले कहते हैं इससे बचकर रहना, ये बहुत ही बदतमीज़ है। इसका नाम ली हेंग है और ये हमेशा ही प्रीशियस चीज़ों को उठा ले जाता है। जैसे ही ली हेंग आता है, उसकी नज़र सबसे पहले वह जहाँ पर पड़ती है, कहता है वाह कितनी ब्यूटीफुल लड़की है, तुम तो सच में बहुत अच्छी हो। लेकिन तुम्हें यहाँ के रूल्स के बारे में पता है या नहीं पता है? तुमने ये जो बफले को खरीदा, सबसे पहले ये मुझे दे दो। कहती मैंने इसे अपने पैसों से खरीदा है, तुम्हारे पैसों से नहीं खरीदा है। जो मांगने आ गए कहते हैं लिटिल लेडी, इतना सोच लो कि मैं इसे लेकर ही जाऊंगा और तुम भी मेरे साथ चलोगी। कहती हाथ हटा लो वरना हाथ तोड़ दूंगी, और इस तरह तुम मुझे प्रोवोक नहीं कर सकते हो। कहता प्रोवोक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं इस जगह का मालिक हूँ। कहती मालिक हो? कितना पैसा कमाया है जो मालिक हो? गाँव वाले कहते ये लड़की तो बहुत ही ताकतवर है, इसने तो आज ली हेंग से जुबान लड़ा ली। तो ली हेंग उसका गाल पकड़ लेता है, कहता है कि तुम तो काफी सुंदर हो और तेज तर्रार भी, मुझे ऐसी लड़कियां बहुत अच्छी है। कहती हाथ हटा लो अपना, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अरे अभी अचानक से धुआं कहाँ से उड़ने लगा? कहती धुआं नहीं है, याद रखो कि तुम मेरे बफुल्लो को ले गए ना तो ये तुम्हें जान से मार देगा। ली हेंग जैसे थप्पड़ मारने चलता है, यहाँ पर कैट आ जाती है, कहती है कि मैं आ चुकी हूँ, वही जाओ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कहती फिलहाल तुम यहाँ पर, हाँ मैं तुम्हारे लिए आई हूँ, मुझे पता था कि कोई ना कोई दिक्कत होगी। ली हेंग बोलता क्या तुम जानवरों से बात कर सकती हो क्या? कहती है कि हाँ बात कर रहे हो तो तुम्हें क्या दिक्कत है? कहती है अरे तो ये फिर ये चुड़ैल है, इसको मार डालो। यहाँ पर ली हेंग के फादर आ जाते हो, ली हेंग को थप्पड़ मार देते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इस लड़की को परेशान करने की? कहता है फादर मैं तो बस ऐसे ही आया था। कहते हैं तुम्हें पता है ना कि ये जनरल की जानने वाली है, उसकी माँ भी उसको मारती है, कि इस तरह प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करते हो? जनरल कहते हैं माफी मांगो, अभी के अभी माफी मांगो, मुझे परेशान कर रहा था। कहता नहीं फादर ऐसी बात नहीं। उसके फादर फिर से थप्पड़ मार देते हैं कि वेजो ने बहुत सारा खाना बनाया होता है, कहती है कि खा लो, ये सब तुम्हारे लिए है। जैसे ही खाने चलते हैं, कहते हैं कि तुम सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो। लेकिन अब कैट को गुस्सा आ रहा था, कहती क्या हुआ तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम डिनर नहीं करोगे क्या? कहती नहीं, मैंने पानी पीकर पेट भर लिया है, तुम खाओ, तुम लोगों को खाने में ज्यादा मन लगता है। वो हंसने लगती है तो इस पर जनरल कहते हैं क्यों हंस रही हो? कहती बस ऐसे ही। तब यहाँ पर जनरल कहते हैं हंसते हुए काफी अच्छी लगती हो, ऐसे ही हंसा करो। मैंने सुना है कि मैजेस्टी की जब से शादी हुई वो बहुत परेशान रहने लगे हैं, प्रिंसेस को भी बस एक जगह पर कैद करके रखा है, वो ज्यादा इधर उधर नहीं जा पाती, उनके सर में भी बहुत दर्द होता है, वो भी नहीं निकलते। कहती है कि उसके साथ यही होना चाहिए। पूछती है कैट से कि तुम कुछ खाओगी या नहीं खाओगी? कहती है नहीं, तुम ह्यूमंस के ना बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, मैं नहीं खाऊंगी खाना, तुम लोग खाओ ना। जनरल पूछते आखिर ये कह क्या रही है? कहती कुछ नहीं, बस ये कह रही है कि आप ना खाना खाइए, उसी पर ध्यान दीजिए। फिर से वेजा बोलती है कि ठीक है, कल मैं तुम्हारे लिए अंडा लेकर आऊंगी और तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना भी बनाऊंगी ना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। कहती है ठीक है, तब तक मैं सो जाती हूँ, वरना तुम लोगों की बकबक सुनूंगी ना तो बहुत परेशान हो जाऊंगी। अंडे का नाम सुनकर वो हार्ट बना देती है, कहती है अब गुस्सा मत भी करो ना, सच में कल अंडा लेकर आऊंगी। वो अंडा लेने जाती है लेकिन एक भी मुर्गी अंडा नहीं देती है। कहती है प्लीज मुझे अंडा दे दो ना, तुम लोग परेशान हो क्या किसी बात से? कहती भागो यहाँ से, हर कोई बस अंडा लेने आ जाता है। मुर्गियां होती है, उनके मालिक बोलते हैं कि ये मुर्गियां कभी भी अंडा नहीं देती, क्या हुआ तुम लोग परेशान हो क्या अपने मालिक की वजह से? लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। वहां से जाने लगती है तो एक मुर्गी बोलती कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा। कहती तुम ही लोगों ने तो कहा ना कि भाग जाओ। कहती हाँ ठीक है, लेकिन अपना अंडा तो लेकर जाओ। कहती तुम लोग मुझे अंडा दोगी क्या? वो एक अंडा निकालती है, कहती वाह वाह सच में बहुत अच्छा है। मुर्गी के मालिक होते कहते हैं लेडी तुम तो कमाल हो, आज तक मुर्गियों ने कभी अंडा नहीं दिया, तुम्हारे कहने से इतने सारे अंडे दे दिए। वो अंडों के बदले पैसा देने की कोशिश करती है लेकिन मालिक पैसे लेने से मना कर देते हैं। मुर्गियां बताती हैं कि यहाँ पर एक बीस्ट आता है जो हम मुर्गियों को न रात में चुरा कर लेकर जाता है, इसी वजह से हम लोग बहुत डरे हुए हैं, प्लीज हम लोगों को बचा लो ना। उसका नाम विशल है। कहती ठीक है, विशल कब आता है? कहती रात में आता है, उससे बचना थोड़ा मुश्किल है, क्या पता वो आपको ही नुकसान पहुंचा दे। कहती नहीं, मैं इन सब मुर्गियों को बचा कर रहूंगी। वापस जाती है तो बहुत उदास होती है, कहती अंडे तो मिल गए हैं लेकिन मुझे मुर्गियों को भी बचाना है। तभी वो देखती है कि जनरल बैठे हैं, कहती है कि तुम यहीं पर रुको, देखो इतने सारे अंडे मिल गए हैं, फिलहाल मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे ऑमलेट बना कर लाऊंगी। इधर हम देखते हैं कि उदास होने की वजह से जनरल पूछते हैं कि क्या हुआ है तुम्हें? कहती पता है सारी मुर्गियां बहुत डरी हुई थी क्योंकि आज रात में विसल जो है मुर्गियों को चोरी करने आएगा। कैट बोलती चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे भगा दूंगी। कहते नहीं नहीं, मुझे खुद जाकर उससे बात करनी पड़ेगी कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है, मैं बात करूंगी तभी ये सब सही होगा। बिल्ली अंडे खा लेती, कहती देखो मैं एलिगेंट लग रही हूँ ना, मैं ब्यूटीफुल हूँ ना। कहती
कहती है हाँ तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। जनरल कहते हैं चलो हम दोनों साथ में चलते हैं क्योंकि रात में तुम्हारा अकेले जाना सही नहीं रहेगा। कहती है लेकिन विशाल से मुझे ही अकेले बात करनी पड़ेगी। जनरल कहते हैं घर की रखवाली तुम करोगे ये फिलहाल, तब तक हम लोग जा रहे हैं। वो चुपचाप बैठी हुई होती है लेकिन आधी रात हो जाती है, अभी तक विशाल आया ही नहीं होता। कहती है कि मिस्टर को आप मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं, आपको बुरा तो नहीं लग रहा है ना? कहते नहीं, बुरा क्यों लगेगा, मैं खुद यहाँ पर आया हूँ ताकि तुम अकेले ना रहो। एक कीड़ा आ जाता है वो बहुत देर से डर जाती है, जनरल गो के पास चली जाती है। जनरल गो कहते हैं कोई कीड़ा नहीं, उठ जाओ। कहती है माफ करना, वो जरा सा मैं बस ऐसे ही डर गई थी। कहते हैं जानवरों से बात करती हो, पक्षियों से बात करती हो, लेकिन कीड़े से डर गई। कहती कीड़े से तो सबको डर लगता है ना, छोटे छोटे कीड़े कितने खतरनाक होते हैं। बड़ों से बात करने में आसानी होती है लेकिन छोटे कीड़ों से बात करने में डर लगता है। जब इस पर मुर्गियाँ बोलती है कि हाँ हाँ झूठ मत बोल, तुम्हारे कान और नाक सब लाल हो रखे हैं नल के पास जाने के बाद, और तुम यहाँ पर बकवास कर रही हो। कहती तुम लोग भी चुप बैठो। जनरल कहते क्या हुआ? कहती कुछ नहीं है, मुर्गियाँ भी ना बकवास कर रही है। कहते तुम्हारे कान क्यों रेड है? कहती डर की वजह से, मैं बहुत ज्यादा डर गई ना। सब मुर्गियाँ कहती है झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, तुम्हें तो प्यार होने लगा है, तुम्हें तो प्यार होने लगा है जनरल से। कहती क्या कह रही है मुर्गियाँ? कहती कुछ नहीं, बस कुछ अच्छा ही कह रही है। उसको पता चल जाता है कि विशाल आने वाला है, सारी मुर्गियाँ डर कर चिल्लाने लगती है। कहती तुम लोग रुक जाओ, मैं उससे बात करके आती हूँ। जनरल बोलते हैं कि खतरा होगा। कहती खतरा नहीं लिए। कहती है विशाल तुम हो क्या? तुम यहाँ पर मुर्गियों को चुराने आते हो? वो डर भी रही होती है कि कहीं उसे चोट ना पहुंचा दे। कहती है कि इस तरह मुर्गियों को मत ले जाओ। कहते हैं अरे ये नेचुरल प्रोसेस है, तुम उसमें रोक क्यों लगा रही हो? मैं लेकर जाऊंगा, उनको खाऊंगा तभी तो मेरा पेट भरेगा, या फिर मैं क्या पेड़ पत्तियां खाने लगूंगा क्या? कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा मनपसंद फूड दूंगी, तुम उसे खा लेना, प्लीज इन मुर्गियों को मत खाओ। कहते नहीं मैं तो खाऊंगा, और इन ह्यूमंस का क्या भरोसा, हमेशा ही खतरनाक होते हैं, अपने मकसद के लिए जीते हैं, अपने मकसद के लिए काम करते हैं, पता चले अभी कह दे कि खाना दे दूंगा और बाद में दे ही ना। जनरल कहते हैं कि उसने तुम्हारी बात मानी या नहीं मानी? कहती मैं बात कर रही हूँ, 1 मिनट रुको। विशाल मेरी बात सुनो, मैं यहीं बगल में रहती हूँ, तुम्हें अगर मेरे ऊपर विश्वास है तो मेरी बात मानो, हर रोज रात को मैं तुम्हारे लिए खाना रखूंगी तो तुम्हें इन मुर्गियों को चुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज रात में मैं देख लूंगा कि तुम मुझे खाना देती हो या नहीं देती हो। सारी मुर्गियां खुश हो जाती है कि जो है वेजाओ ने हम लोगों को बचा लिया, वेजाओ ने हम लोगों को बचा लिया, कितनी अच्छी है वेजाओ। इस पर जनरल कहते हैं कि ये तो पढ़े लिखे लोग भी नहीं कर पाते जो तुम कर ले रही हो, तुम कितनी सिंसियर हो, सच में बहुत ज्यादा सिंसियर। चलो हम लोगों को अब चलना चाहिए। इधर हम मैजेस्टी को देखते हैं जो दिन रात अभी तक वेजा को खोज रहे थे। तब सैनिक आकर बताता है कि उसे पास वाले गांव में देखा गया है, जहां पर वो जनरल गो के साथ रह रही। कहते उसका रिलेशनशिप उसके साथ क्या है? कहते मुझे नहीं पता है, लेकिन बस उसी के साथ उसको देखा गया है। कहते ठीक है तैयारी करो, मुझे वहां पर जाना है और अपनी आंखों से देखना है कि वहां पर वो कैसे रह रही है, उस गाँव में उसका रहना खाना कैसा है। अब मैं तुम्हारे लिए अंडा बना देती हूँ। कैट बोलती है कि हाँ अंडा बना दो, कल रात में तो मुझे घर पर छोड़कर चली गई थी, उसका क्या, तुम दोनों लोग बाहर थे और मैं घर के अंदर थी। तभी जनरल बोलते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, जरूरी काम के लिए जाना है। कहती है लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है जाने की, प्लीज थोड़े दिन रुक जाओ ना। वो जितना भी खाना बनाती है सब उसके लिए पैक कर देती है। कहती है इसे लेकर जाओ, रास्ते में भूख लगे तो खा लेने दे। थैंक यू सो मच, मैं पहले ही निकल जाता हूँ। कैट बोलती है और मैं भी बाय बोल रही हूँ, जा रही हूँ यहाँ से। कहते हैं कि मेजेस्टी अभी विलेज में आ चुके होते हैं। सैनिक बताता है कि यही गांव है, अब आपको चलना चाहिए। तो इधर अभी वो अलविदा कह रही होती है जनरल को। कहती है जल्दी वापस आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। कहते हैं हाँ तुम भी अपना ख्याल रखना। पर वो उसके गले लग जाती है। कहती है मैं इंतजार करूंगी। कैट बोलती है ओ इतनी स्वीटनेस तो मुझसे देखी नहीं जा रही है, अपना पहले ही भाग जाती है। ना कहकर वो चले जाते हैं। अभी वो बहुत उदास होती है, उसका मन भी नहीं लग रहा होता है। इधर मेजेस्टी आ चुके होते हैं उसके घर में। अभी वो बाहर का नजारा देखकर खुश हो रही होती है और जनरल को सोचकर, लेकिन ये देखकर वो एकदम उदास हो जाती है कि मैजेस्टी उसके घर पर आ गए हैं। कहती है कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? कहते क्यों, तुम्हारी जगह पर आ नहीं सकता हूँ क्या? रियल प्लेस अपना भूल गई हो जो यहाँ पर आ गई हो? सैनिक बोलते हैं नील डाउन नहीं होगी क्या, मैजेस्टी है वो। कहते माफ करिएगा मैजेस्टी, मैं जरा सा खो गई थी। कहते कहाँ खो गई थी? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे हाथों से बचकर कहीं भी जा सकती हो? तुम्हें कंकुबाइन बनाने को कहा तो तुम इस बात से नाराज हो गई कि मैं तुम्हें कंकुबाइन नहीं बनाऊंगा। कहती फेक बातें बिल्कुल मत करिए मैजेस्टी। कहते मैंने प्रॉमिस किया था, तो इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं कि जो प्रॉमिस को तोड़ पाए। कहती प्रॉमिस, वो भी आपने मुझसे झूठा वादा किया, मैं आपके लिए सिर्फ यूजलेस थी ना, स्लेव गर्ल, इसी वजह से आपने प्रिंसेस को मुझे देने के लिए कहा। कहते ये सब तुम्हें किसने बताया, बताओ ना किसने। कहती अम्मी ने। मैं साइड कंकुबाइन बनने के लिए तैयार थी, लेकिन
नौकरानी बनने के लिए बिल्कुल भी नहीं। ये बताओ ये मिस्टर गो कौन है? कैट है ना, उनके मालिक है। उन्होंने मुझे बचाया था। कहते इसके अलावा उससे क्या रिश्ता है? कहती और इसके अलावा कोई भी रिश्ता नहीं है मेरा उससे, मैं उसे जान से मार डालूंगा। कहते जान से मारने की जरूरत नहीं है, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, आप इतना समझ लो। बस मैं अपनी जॉब अच्छे से करती थी और मैं यहाँ पर रहती थी। कहते लेकिन मुझे विश्वास नहीं है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। कहते चलना तो पड़ेगा वरना जबरदस्ती उठा कर लेकर जाऊंगा। मुझे वहाँ पर उस पिंजरे में नहीं रहना है, मुझे यहीं पर रहना है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए। कहते हैं कि अगर नहीं गई ना तो सारे जानवरों को भी मार डालूंगा, इस गांव को आग लगा दूंगा। कहे ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, मुझे सबसे पहले अपने जानवरों से बात करना। कहते हैं अगर नहीं आई ना वापस तो देख लेना मैं क्या करूंगा। कहते सबसे पहले बफेलो के पास। कहती है मुझे माफ कर देना, मुझे वापस जाना है, मैं तो तुम्हारी केयर भी नहीं कर पाई इतनी। मैंने सोचा था कि तुम्हारे साथ मरते दम तक रहूंगी और तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी बसाऊंगी, लेकिन अब मैं क्या करूं। बफेलो बोलता ह्यूमन क्या हुआ तुम्हें, तुमने मेरी जान बचाई, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर भी नहीं भूलूंगा। कहती है नेक्स्ट लाइफ में तुमसे जरूर मिलूंगी। रोने लगती है, जाती है मुर्गियों के पास। कहती है मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मालिक से कह दिया है कि वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, तुम्हारी केयर भी करेंगे। मुर्गियाँ कहती है ऐसे मत जाओ ना, मत जाओ ना, हम लोगों का क्या होगा, तुम्हारे साथ तो हमें अच्छा लगने लगा था और हम अपने अंडे भी देने लगे थे। कहती है अब ये अंडे अपने मालिक को देना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो वापस पेड़ों को देखती है और आ जाती है। कहते चलो यहाँ से। फिर डॉग आ जाता है। कहते उससे भी बात कर लो। कहती डॉग ये याद रखो कि जनरल आएंगे तो उन्हें बता देना कि मैं यहाँ से चली गई हूँ और वो मेरे पीछे ना आए, क्योंकि मैजेस्टी मुझे लेकर जा रहे हैं, हमेशा कैद में रखेंगे, मेरे वापस आने का कोई भी रास्ता नहीं है। तो वो अपनी जिंदगी अच्छे से जिए, ना कि मेरे पीछे अगर अपनी जिंदगी बर्बाद करें। तैयार होकर आती है, चारों तरफ महल को देखती दिल की धड़कनें रुक सी जाती है कि वो यहाँ पर आ गई इस पिंजरे में, वो यहाँ से निकल भी नहीं सकती, एक तरह का कैद खाना है ये। मैजेस्टी कहते हैं यहाँ से अच्छे से तुम कहीं भी नहीं रह सकती। सैनिक आता है कि आपको चलना चाहिए। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है, तब तक तुम पैलेस में जाओ और अच्छे से रहना, बोर होने लगना तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। कहते मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होंगी, आपको बोरियत लगे ना तो प्रिंसेस के साथ जरूर चले जाना, लेकिन मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, ये अभी शादी नहीं हुई है, शादी की तैयारियां करो, जो कुछ भी तुम्हें अच्छा लगे वो सब खरीदो, तुम ये रिश्ता तोड़ भी नहीं सकती। कहती ठीक है। मैं जिस्ट्री हो जाती है, फिर से चारों तरफ देखने लगती है, उसे जनरल की बहुत याद आ रही होती, साथ में अम्मी की भी, कि अम्मी यहाँ पर थी तो उसके साथ उसका वक्त बहुत अच्छे से गुजरता था। लेकिन इतनी देर में प्रिंसेस आ जाती है और उसके हाथ को अपने पैर से दबाने लगती है। दासी कहती है कि तमीज नहीं है, प्रिंसेस सामने है लेकिन अभी तक तुम्हारी अकड़ गई नहीं है। प्रिंसेस कहती है जब भी तुम्हें देखती हो ना तो मुझे बहुत गुस्सा आती है, तुम्हारी वजह से मैजेस्टी ने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए, मुझे बस इस पिंजरे में कैद करके रख दिया है। वे जो बोलती है कि ठीक है तो तुम्हें जो करना है कर लो। कहती हाँ, टॉर्चर करके मारूंगी तुम्हें, टॉर्चर करके। याद है कि मैंने तुम्हारी अम्मी को कैसे मारने के लिए कहा था। कहती क्या अम्मी को क्या हुआ है। कहती है कि ये फैमिलियर है ना, देखो ना इसे। कहती हुआ क्या है अम्मी को बताओ ना। कहती है कि उसके साथ उसको मैंने पकड़ लिया था, पकड़ने के बाद मैंने उसका बहुत बुरा हाल किया। कहती है मेरी अम्मी को मुझे वापस कर दो, प्लीज मेरी अम्मी को मुझे वापस कर दो। पता चलता है कि जब से वहां से वेई झाओ गई थी ना, प्रिंसेस हर रोज उसके पुतले पर अपनी तीर चलाकर रोज निशाना लगाती हैं कि जिस दिन वो आई उसे जान से मार डालूंगी। लेकिन अम्मी ये सब कुछ देख लेती है, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। तो सबसे पहले प्रिंसेस उस अम्मी पर ही हमला कर देती है और उसे नीचे गिरा देती है। कहती है पता है उसका ब्लड चारों तरफ बिखरा हुआ था, मुझे बिल्कुल भी देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसने जो हाल किया था ना उसके बाद तो उसका वही हाल होने वाला था। बेचारी बहुत तड़प रही थी, बहुत तड़प रही थी, तुम्हें याद कर रही थी न। कहती है कि मुझे बता दो कि वो कहाँ पर है, मैं सच बता रही हूँ, आप जो कहेंगी ना मैं करने के लिए तैयार हूँ, भीख मांगने के लिए भी, आपका हर एक काम करने के लिए। कहती तुम स्लेव कर लो, भीख मांगने लायक है तो अब मेरे सामने यहाँ पर नाटक तो बिल्कुल भी मत करो, और बहुत देर हो चुकी है, वो मर चुकी है। कहती है नहीं वो मर नहीं सकती है। कहती मर चुकी है, मैंने इन्हीं हाथों से तो उसका गला तोड़ा था। ऐसे वो ऐसे तड़पी थी तब इस पर तुरंत ही वही झाव उठती है और प्रिंसेस को एक थप्पड़ मार देती है। प्रिंसेस कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे थप्पड़ मारा। वही झाव कहती है मैं तो तुम्हें जान से मार डालूंगी, और प्रिंसेस को नीचे गिरा देती है और गला दबाने लगती है कि तुम पागल हो गई हो। कहती है हाँ मैं पागल हो गई हूँ, मार डालूंगी। मैजेस्टी आते हैं, कहते हैं क्या चल रहा है। कहती है देखो ना प्रिंसेस ने मेरे साथ क्या किया है, उस बेकार चिड़िया की वजह से मुझसे बहस कर रही है, ये कैसे भूल सकती है कि उस चिड़िया ने मेरे ऊपर पॉटी की थी और इधर की बातें उधर भी की थी, इसी वजह से मैंने उसे जान से मार दिया। तब यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं चिड़िया की वजह से तुम इतनी बहस क्यों कर रही हो, पहले भी बोला था कि चिड़िया की वजह से बहस नहीं करना है। कहती वो चिड़िया नहीं थी, मेरी दोस्त थी, इसने उसका मर्डर कर दिया। कहती है अरे चिड़िया और इंसानों में कोई फर्क है कि नहीं है, वो मर गई तो मर गई। प्रिंसेस गुस्से में चली जाती है और वो नीचे नील डाउन होकर बैठ जाती है, क्योंकि मैजेस्टी उसे सजा देते हैं। अब पानी बरस रहा हो, दिन से रात हो जाती है।
लेकिन अभी भी वो नील डाउन होकर बैठी हुई होती है। मैजेस्टी सामने से आते हैं, कहते हैं तुम्हें अपनी गलती का एहसास है या नहीं है? मैंने पनिशमेंट दी है ताकि तुम्हें थोड़ी अक्ल आ सके, लेकिन इतनी देर में वो बेहोश हो जाती है। मैजेस्टी कहते हैं फिजिशियन को बुलाओ, फिजिशियन को बुलाओ। जाओ की बॉडी तो नॉर्मल है, लेकिन क्योंकि अम्मी जा चुकी थी उसका गम उसको इतना ज्यादा परेशान कर रहा था कि बचने के चांसेस कम नजर आ रहे थे। वहां पर वो बहुत ज्यादा रो रही होती है कि अम्मी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है, इसका पूरे टाइम ध्यान रखो, इसको जरा से भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दासी आती है, कहती है कि आप ये सूप पी लीजिए, आपकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। अगर आप ऐसे ही रही ना तो बहुत दिक्कत होगी, कुछ टाइम बाद आपकी शादी भी है। तभी मैजेस्टी आ जाते हैं, कहते हैं दवा पी भी लो, और देखो मैंने तुम्हारे लिए वेडिंग ड्रेस और ज्वेलरी का भी इंतजाम कर दिया है। उठती है तब मैजेस्टी उसका हाथ पकड़ लेते हैं। मैजेस्टी उसको वो मेडिसिन पिला देते हैं, कहते हैं कि अब तुम अच्छा फील करोगी, तुम्हारी चेहरे पर चमक होनी चाहिए। बहुत तकलीफ होती है तब तक फिनाइल आ जाती है। कहती है अरे तुम यहाँ पर कैसे आई? कहती है कि मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ पर, और मास्टर भी आए। कहती है नहीं नहीं, यहाँ से जाओ, तुम्हें मास्टर को मैजेस्टी मार देंगे, ये जगह बहुत ही खतरनाक है। कहती है डोंट वरी गर्ल, तुम ह्यूमन भी ना बहुत परेशान होते हो, मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो मास्टर भी आ जाएंगे, चिंता मत करो। कहती है नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही हूँ। इस पर फिलहाल बोलती है कि तुम फिर से परेशान नजर आ रही हो। कहती है नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। कहती है नहीं खुश हो? कहती है हाँ नहीं खुश हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं कुनकुमाई नहीं बनना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो ना, प्लीज ले चलो। तब यहाँ पर कैट बोलती है कि डरने की जरूरत नहीं है, मत रो ना, प्लीज मत रो। वो और भी तेज से रोने लगती है। लेकर जाऊंगी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, इंतजार करूंगी। वहां पर वो जनरल के लिए एक लेटर लिखती है ब्लड से, कहती है ये ले जाओ, जनरल को दे देना। इधर हम देखते हैं कि अब शादी के टाइम वो तैयार हो रही होती है और याद कर रही होती है कि क्या फिलहाल उसका दिया हुआ वादा पूरा करेगी। सारी दासियां कह रही होती है कि आप बहुत सुंदर लग रही हैं, उस प्रिंसेस से भी कई गुना ज्यादा सुंदर, आपके मुकाबले तो कोई भी नहीं, और मैजेस्टी और आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। कहती है ये हेयर पिन ले लो, ये तुम्हारे लिए है। कहते हैं नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले सकती हूँ। तभी मैजेस्टी आ जाते हैं, कहते हैं रे फिनिक्स क्राउन के साथ तो अब और भी ज्यादा तुम्हारी खूबसूरती निकल कर आई है। कहती है ठीक है मैजेस्टी, बताइए मुझे क्या करना है। वो उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं, कहते हैं कि चलो आज के बाद से हम दोनों का रिश्ता अब हमेशा के लिए हो जाएगा। सारे मंत्री खड़े होते हैं, लेकिन प्रिंसेस को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि सारे मंत्री खुश, मैजेस्टी खुश, मीन्स हर कोई खुश, लेकिन दुखी सिर्फ प्रिंसेस। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, वही झाओ के मन में बस एक सवाल होता है कि क्या जनरल उसे आज बचाने आएंगे। सबके सब कह रहे होते हैं कि ये लड़की पहले नौकरानी थी, लेकिन अब देखो यहाँ पर महारानी बनने वाली है। प्रिंसेस इशारा करती है अपनी नौकरानी को, और वही झाओ के ऊपर पैर लगा देती है, वही झाओ नीचे गिर जाती है। प्रिंसेस कहती है वाह, कंकुबाइन बनने की कगार पर है, लेकिन फिनिक्स क्राउन पहनने के बाद अक्ल इतनी सी भी नहीं है कि गिरा भी नहीं जाता है। कहती है कि वो मैं क्या बताऊं ना, मैं जिस पोजीशन पर पहुंचने वाली हूँ, वहाँ पहुंचने पर लोग अक्सर मुझे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो भी ट्रिक खेल रहे हैं ना, मुझे उनके बारे में अच्छे से पता है। मुझे गिराने की कोशिश कर रही थी ना, लेकिन गिरी हुई तो तुम हो। कहती बकवास मत करो, वही जाओ। कहती बकवास नहीं कर रही हूँ। मैजेस्टी कहते हैं शादी की प्रक्रिया पूरी की जाए। वो हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि पहला बो होता है तो सारे मंत्रियों, अब दूसरा बो हेवन और अर्थ को साक्षी मानकर, तीसरा वो जो है पेरेंट्स के सामने होने वाला था, लेकिन पेरेंट्स वहां पर आए ही नहीं थे, मीन्स मैजेस्टी के फादर। सब लोग कहते हैं कि फादर आए नहीं है तो कैसे होगा। वो तब भी दरवाजे की तरफ ही देख रही होती है कि अभी तक कोई आया क्यों नहीं। तभी वहां पर जनरल आ जाते हैं, कहते हैं ये शादी नहीं होगी। जो बहुत खुश होती है कि फाइनली जनरल आ गए। मैजेस्टी कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की, लेकिन जनरल की नजर तो सिर्फ वही झाव पर होती है। सारे सैनिक कहते हैं कि यहाँ पर शादी होकर ही रहेगी और कोई भी आज इसको लेकर नहीं जा सकता है। मैजेस्टी वही झाव का हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ कि तुम यहाँ पर वही झाव के लिए आए हो। मैं डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो शादी का टाइम है वो निकल रहा है। अगर शादी सही टाइम पर नहीं हुई, मैजेस्टी के लिए खतरा होगा। जनरल कहते हैं जब ये शादी होगी ही नहीं तो कौन सी बड़ी बात की टाइम निकल जाए या ना निकल जाए। इस पर जनरल कहते हैं कि वही झाव, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि तुम ये शादी करना चाहती हो या नहीं करना चाहती हो। कहती नहीं करना चाहती हूँ। मैजेस्टी कहते हैं इसकी हाँ या ना से मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, ये सिर्फ मुझे डिजर्व करती है और यहीं पर रहेगी अपने राइट पर्सन के पास। तब जनरल कहते हैं राइट पर्सन तुम हो, ये कैसे बता सकते हो। तब मैजेस्टी को बहुत गुस्सा आ जाता है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं तुम्हारी 9 जनरेशन को मार दूंगा, ज्यादा बोल्ड बनने की कोशिश मत करो। लेकिन जनरल तुरंत ही वहां पर डेकेयर निकाल लेते हैं, जो मैजेस्टी द्वारा लिखा गया होता है, क्योंकि मैजेस्टी अभी दूसरे राज्य गए होते हैं।
डे केयर आते ही सब लोग नीचे बैठ जाते हैं। वहाँ पर लिखा होता है कि जो मैजेस्टी हैं असल में वो एक मर्डरर भी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बड़े भाई को जान से मार दिया था और ये बात मैजेस्टी को पता चल गई थी। इसी वजह से उसे जेल को में भेजने का आदेश दिया गया था। मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हो? आखिर वो मेरा भाई था। सारे एविडेंस मिल चुके हैं। वहाँ पर कैट ने एविडेंस निकाल लिए थे और इसी वजह से वो मैजेस्टी को दिखाए गए थे। सब मंत्री कहते हैं कि सच में मैजेस्टी तो बहुत खतरनाक निकले और ये मैजेस्टी द्वारा डे केयर पारित किया गया है, तो जो है अब यहाँ पर प्रिंस को जेल में भेज ही देना चाहिए। कहते हैं कि नहीं, इसे नहीं भेज सकते। मैजेस्टी पूरे टाइम वही झाओ की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन वही झाओ की आंखों में सिर्फ नफरत होती है, क्योंकि मैजेस्टी ने कभी कोई अच्छा काम जो नहीं किया था। प्रिंसेस नीचे गिर जाती है, कहती है कि नहीं, प्लीज 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 मुझे कोई नहीं मारेगा, क्योंकि अब मैजेस्टी पकड़े जा चुके थे तो उनकी वाइफ होने के नाते प्रिंसेस को भी एक नॉर्मल लड़की के रूप में महल से निकाल दिया जाएगा। कहती है मेरे साथ ऐसा मत करो, मत करो ऐसा मेरे साथ। अब आपके हस्बैंड की गलती का खामियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। उसका फिनिक्स क्राउन, उसके कपड़े सब निकाल दिए जाते हैं। कहती नहीं प्लीज ऐसा मत करो ना। धक्का दे देकर उसे निकाला जा रहा होता है। ऊपर खड़ी होती है, जो है वही जो देख रही है होती है उसको, वो भी पीछे मुड़कर देखती है। तब वो यहाँ पर मन में सोचती है कि मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। सब कहते हैं प्रिंसेस से डायरेक्ट भिखारी की जगह पर आ गई। वो अपनी आर्चरी मंगाती है। जनरल कहते हैं इसका क्या करोगी? कहती इसने मेरी अम्मी को मारा था ना, इससे लगता है कि जानवरों के अंदर जान नहीं होती है। जनरल कहते हैं उसे भी एहसास दिला दो कि जान होती है। वो तीर उसकी तरफ निशाना साधते हैं। कहते हैं देखो, इसके सिर्फ कंधे पर मारना है, जान से नहीं मारना है। और उसके कंधे पर मार देती है कि इसको धीरे धीरे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। फिर से उसी गांव आ जाती है। फिलहाल कहती है देखो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी मछलियों का इंतजाम कर दिया और प्लीज मेरे लिए अच्छा खाना बनाना। कहती है कि तुम्हारे लिए क्यों, सबके लिए बनाऊंगी। तभी जनरल भी आ जाते हैं। कहते हैं किस बात के लिए आर्गुमेंट हो रही है? कहती है वो कैट कह रही है ना कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं करती, इसी वजह से वो जो यहाँ पर मुझसे बहस कर रही है। कहती अरे कोई बात नहीं, बहस करनी है तो करने दो। लेकिन कैट को बहुत गुस्सा आ रहा था कि तुम लोग मुझे भूखा छोड़ रहे हो, मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, पहले मेरे लिए खाना बनाओ। कहती ठीक है खाना बनाऊंगी। यहाँ पर कैट सामने बैठ जाती कि मेरी बातों को तुम्हें मानना पड़ेगा। कहती ठीक है, कौन सी बात को मानना है? कहती है मुझे सुबह 2 अंडे, दोपहर में 2 अंडे, रात को 2 अंडे चाहिए। कहती और हम लोग क्या खाएंगे? कहती मुझे उससे मतलब नहीं है। यदि नहीं नहीं, मैं इस बात को नहीं मानूंगी और मैं उस जनरल गू को काट लूंगी। कहती क्या काट क्यों लोगी? ऐसा नहीं करना है। कहती है कि देखो ना ये कैट क्या बोल रही है। जनरल बोलता है कि कैट की चिंता मत करो, वो हम लोगों से बहुत प्यार करती है। कहती है हाँ प्यार तो बहुत करती हूँ, वैसे जनरल गू ने मुझे हमेशा ही अच्छे से संभाल कर रखा है। तुम दोनों अपनी जिंदगी ही अच्छे से जियो, तब तक मैं इंजॉय करके आती हूँ। वहाँ अम्मी की तरह दूसरी चिड़िया भी उड़ कर आती है। जाओ कहती है कि तुम अच्छे से रहना, जहाँ भी रहना, प्लीज खुश रहने। जनरल जो है वेइझा से शादी करने को कहते हैं तो वो हाँ बोल देती है और साथ में उसे फ्रीडम भी मिल चुकी होती है। तभी कैट बोलती है कि मेरा जो काम था ना कर दिया, आगे का काम जिम्मा तुम संभालो, हमेशा ही मैं तुम लोगों का काम नहीं करूंगी, अब बस मुझे खाने से मतलब है, घूमने से मतलब है। इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग का ड्रामा कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।